Okay, let's begin, my dear students. So today we will start the sixth session of the question and answer of Indian Contract Act. और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे. सर 125 के बाद डायरेक्ट इतना बड़ा जंप आपने कर दिया, 101 पे चले आए, क्योंकि 26 से जो क्वेश्चंस है ना वो आपका बेलमेंट का एजेंसी का वो सब क्वेश्चंस है जो अभी तक आप लोगों ने कितने सारे बच्चों ने उसका लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं किया, मेन लेक्चर. इसके लिए मैंने उसको स्किप किया है, लेकिन इधर उधर करके कंप्लीट पूरा मेरे को ही करवाना है और तुम ही लोगों को करना है. तो उसमें घबराने की बात नहीं है, जो होता जाए उसको मार्क करते जाओ और उसका प्रैक्टिस करते जाओ, उसको प्रैक्टिस में इंक्लूड करते जाओ. देखो अभी क्वेश्चन है हम लोगों का, ये तो नहीं होगा तुम लोगों के पास. एक्स एग्रीज टू पे ₹1,00,000. एक्स ने एग्री किया 1,00,000 रुपया देने का, ठीक, किसको? टू वाई, वाई ₹1,00,000. इफ वाई किल्स जेड, अगर वाई जेड को मार देता है. टू पे वाई एक्स बोरोज ₹1,00,000 फ्रॉम डब्ल्यू. देखो ये इतना गरीब आदमी है, मर्डर करवाना चाहता है किसी का, लेकिन इसके पास अपने पास पैसे ही नहीं है. ये वो पैसा भी बोरो कर रहा है किससे? डब्ल्यू से. हु इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन. मतलब जब वह एक्स डब्ल्यू से लोन मांगने गया कि ये 1,00,000 रुपया, जैसे आप कभी भी किसी से फॉर्मल लोन लेने जाते हो आप, तो बैंक वाला या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि किस काम के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है. हाँ, कुछ पर्सनल लोन होता है तो उसमें वो लोग बात नहीं करता है, लेकिन उसका रेट वेट बहुत हाई देता है, लेकिन आपका सब सिविल डिटेल ये सब लेके रखता है और उसका नाम भी रख दिया गया पर्सनल लोन. और आप किसी से अगर इनफॉर्मल लोन भी मांगते हो, जैसे आप अगर आज आकर मेरे से कोई बच्चा बोले कि सर मेरे को 10,000 रुपया दीजिए, तो मैं उससे पूछूंगा ना क्या करेगा, या कि ऐसे तुरंत निकालूंगा और उसको हैंड ओवर कर दूंगा. एक बार तो पूछूंगा कि तुम करोगे क्या इतने रुपए का. तो वैसे एक्स ने जाकर के डब्ल्यू को बोला कि मुझे 1,00,000 रुपीज़ का लोन चाहिए. डब्ल्यू ने उसका पर्पस पूछा, एक्स ने बोला कि जेड को रास्ते से साइड करना है और इसके लिए मुझे वाई जो कि एक सुपारी किलर है उसको मेरे ये रुपया 1,00,000 रुपया देना है. ये पर्पस डब्ल्यू को भी पता था. वाई किल्स जेड बट एक्स रिफ्यूजेस टू पे. वाई ने जेड का मर्डर कर दिया. अब एक्स ये रुपया वाई को देने से क्या कर दिया? मना कर दिया. एक्स also to repay the loan to W. X also to repay the loan to W. और X ने रिपे कर दिया लोन किसको? W को. एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी आपको बतानी है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको इसे एक्सप्लेन करना है, जिसमें वैलिडिटी में पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन एक्स एंड वाई. एक्स और वाई के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये कितना वैलिड है, इसकी वैलिडिटी आपको बतानी है. और एक्स और डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन है? जो मनी लेंड किया है, और एक्स कौन है? जिसने मनी बोरो किया है. इनके कॉन्ट्रैक्ट के बीच की वैलिडिटी क्या है, ये दोनों आपको बताने हैं. देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो एग्रीमेंट है इलीगल एग्रीमेंट है. कैसा एग्रीमेंट है? इलीगल एग्रीमेंट. इट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ फॉरबिड टू बी मेड. जिसको लॉ खुद मना करता है हमें, मतलब लॉ में ये पहले से डिक्लेयर्ड है कि इस तरह के अगर आप एग्रीमेंट में इंटर्ड करते हो तो ये क्या समझा जाएगा? इलीगल एग्रीमेंट समझा जाएगा. इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एग्रीमेंट, जिसको लॉ पहले से इन एडवांस फॉरबिड कर दिया है सभी पब्लिक को अपने कानून बना करके, अपने एक्ट के थ्रू, कि इस तरह के अगर आप एग्रीमेंट में इंटर करते हो तो इससे इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा. एज एन इसेंशियल कंडीशंस, लॉफुल कंसिडरेशन and lawful object is a must to make the agreement valid. आपने बच्चे पढ़ा हो essential element of contract में, essential element of contract का एक पॉइंट था lawful consideration and lawful object. पढ़े हो ना? एक ही पॉइंट के अंदर दोनों लिखा हुआ था, lawful object and lawful consideration. ये सेक्शन 10 जैसे आपको तो याद हो जाएगा. essential element of contract लगभग सभी बच्चों को याद हो जाता है. समझ में आ रहा है ना कि सेक्शन 10 में इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ते हैं, पहला क्लास में ही आपको पढ़ाया जाता है. तो ये सेक्शन आपको अगर एग्जाम्स में मन करे तो लिख दो, नहीं मन करेगा, नहीं याद आएगा, ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखोगे. एज एन इसेंशियल कंडीशन, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट इज अ मस्ट टू मेक एन एग्रीमेंट वैलिड. एक एग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए सबसे इसेंशियल एलिमेंट है. आप ऐसे भी अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है ना? इज द इसेंशियल एलिमेंट टू मेक अ एग्रीमेंट वैलिड. ऐसे फिर इसके बाद से एज पर सेक्शन नंबर 23
एन एग्रीमेंट इज इलीगल एंड वॉइड, कोई भी एग्रीमेंट, सेक्शन 23 बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट इलीगल एंड वॉइड हो जाएगा इफ द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल है। अगर उस एग्रीमेंट का, अगर एग्रीमेंट का कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न जो दिया जाएगा, या कंसिडरेशन में जो पार्टीज का ऑब्जेक्टिव्स है, जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट के करने का पर्पस क्या है, ये अगर अनलॉफुल है तब वह क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट इलीगल एंड वॉइड समझा जाएगा। एंड कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ मतलब लॉ के अगेंस्ट है। आप यहीं लिखो ना, अनलॉफुल लिखने से काम हो जाएगा, कॉन्ट्रेरी टू लॉ आपको याद नहीं आए तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज इफ फॉरबिडन बाय लॉ। कॉन्ट्रेरी टू लॉ मतलब अगर लॉ ने पहले ही से फॉरबिड कर रखा है तो उसके अगेंस्ट किया गया कोई भी एग्रीमेंट जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो उसको हम लोग इलीगल एंड वॉइड बोलेंगे। सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड एंड इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग होते हैं और इसको लॉ इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होने देता। इवन द कनेक्टेड एग्रीमेंट और कोलेटरल ट्रांजेक्शंस टू इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड। यही लाइन ना आंसर देगा, जो जिससे उसने मनी बोरो किया था। अब एक्स ने वाई के साथ एग्रीमेंट किया है कि जेड को मार दो, और फिर वहीं एक्स जा करके डब्ल्यू से लोन लिया है और डब्ल्यू को मारने, उस लोन लेने का पर्पस भी बताया कि मैं ये लोन तुमसे ले रहा हूं ना, ये मैं वाई को दूंगा क्योंकि वाई जेड को मर्डर करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्स ने डब्ल्यू के साथ किया है वह कोलेटरल एग्रीमेंट बोला जाएगा। कोलेटरल मतलब होता है रिलेटेड एग्रीमेंट, उसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित ये भी एग्रीमेंट है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इससे ऐसे सिचुएशन में कोई भी कनेक्टेड एग्रीमेंट होगा जिसको हम लोग कोलेटरल या रिलेटेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं, टू द इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट, मेन एग्रीमेंट क्या है, मर्डर करने वाला इसमें, और उससे रिलेटेड एग्रीमेंट है लोन लेकर के सुपारी के लिए किलर को देना या आर्म्स परचेज करना। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में इसमें मनी वाला जो बात है उस जगह को हटा करके आर्म्स परचेज किया किसी और से जा करके, तो उसके साथ भी एग्रीमेंट किया कि मुझे इस डेट पे सप्लाई करना, मैं तुमको इसके लिए पेमेंट दूंगा, तो ये भी कोलेटरल एग्रीमेंट ही बोला जाएगा। तो आप लिखोगे प्रोविजन इवन द कोलेटरल और रिलेटेड एग्रीमेंट टू इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड। ये नहीं कि रिलेटेड वाला वैलिड हो जाएगा, वह भी वॉइड ही बोला जाएगा। ठीक है, देखो अब एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। हमारे इस प्रेजेंट केस में क्या है, एक्स एग्रीज टू, ए नंबर का आंसर दे रहा हूं मैं फर्स्ट वाले का। एक्स एग्रीज टू गिव 1 लाख टू वाई इफ वाई किल्स जेड, ये तो क्वेश्चन का लाइन है। दस द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज वॉइड, एग्रीमेंट बिंग इलीगल इन नेचर, क्योंकि इसका नेचर क्या है, इलीगल है। लेकिन कुछ बच्चे आप में से एग्जाम्स हॉल में ऐसे होंगे जो बस यही वाला आंसर लिख के आएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट इसको 4 नंबर में 2 मार्क्स ए नंबर पे और 2 मार्क्स बी नंबर पे अलॉट कर दें या 3 मार्क्स अलॉट कर दें, और आप में से कुछ बच्चे इतना ही लिख करके आएंगे और सोचेंगे मैं तो ये सही लिखा हूँ, और आपने सही लिखा भी है, इलीगल एग्रीमेंट है। इसी बेसिस पे हमने उसको क्या बोल दिया कि ये वैलिड नहीं होगा। लेकिन आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देने वाला है, क्योंकि आपको क्या लिखना है, प्रोविजन, और वो प्रोविजन कुछ हार्ड एंड टफ है भी नहीं। दूसरा क्या है, एक्स बोरो ₹1 लाख फ्रॉम डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन। लोन के पर्पस से पहले से जानकारी में डब्ल्यू को भी था कि किस पर्पस के लिए मैं लोन दे रहा हूं। दस द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू इज वॉइड एज इट इज द कोलेटरल एग्रीमेंट और रिलेटेड एग्रीमेंट टू एन इलीगल एग्रीमेंट। ये इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड होने की वजह से, कोलेटरल होने की वजह से, कनेक्टेड होने की वजह से इस एग्रीमेंट को भी क्या समझा जाएगा, इलीगल समझा जाएगा। ठीक है ना, और हेंस दिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड। बात समझ में आ रहा है मेरी। अच्छा, इसके बाद से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पर बच्चे। डब्ल्यू को पर्पस अगर नहीं पता होता तो ये जो एग्रीमेंट है एक्स का और डब्ल्यू का, ये इलीगल नहीं समझा जाता। समझ में आ रहा है ना। लेकिन उसको पहले से इस फैक्ट के बारे में जानकारी था, इसलिए ये इलीगल समझा जाएगा। तब वो एक्स उससे क्लेम कर सकता था, मतलब डब्ल्यू एक्स से लोन का पैसा देने के लिए क्लेम कर सकता था, और यहाँ पर बोला भी है ना कि उसने इसको पैसा चुका दिया है। अल्सो टू एक्स अल्सो टू रिपे द लोन टू डब्ल्यू, डब्ल्यू को उसने रिपे भी कर दिया उसको। हाँ, टू रिपे टू लोन टू डब्ल्यू, एक्स अल्सो टू रिपे करेगा, इसको रिपे करेगा लोन टू डब्ल्यू। तो ये भी आपका क्या है, ये पर्पस पहले से इसको पता है, कहाँ गया पर्पस, पहले से पता है
तो ये भी क्या समझा जाएगा, इलीगल। अगर पर्पस नहीं पता होता तो डब्लू बाद में एक्स से मनी मांगने के लिए क्या कर सकता था, क्लेम कर सकता था, उसको शू कर सकता था कि तुम मेरा पैसा वापस दे दो, ठीक है। नहीं देता तो वह उसके ऊपर केस फाइलिंग करता, कोर्ट में जाता कि भाई तुम पैसा लिया था क्यों नहीं दे रहा है, तब वो अपना क्या जो ऑब्जेक्ट था वो बताएगा, कोर्ट को बताएगा, जो भी रहेगा। लेकिन ऐसे वो कर सकता है, लेकिन जानकारी पहले से रहेगा फिर तो उसे भी लीगल समझा जाएगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए वाज रनिंग एन ऑर्फनेज, ठीक है ना। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्फनेज रन करता है। हिज फ्रेंड मिस्टर एस अ फिलेंथ्रोपिस्ट एग्रीड टू डोनेट ₹2 लाख फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मिस्टर एस, हिज फ्रेंड मिस्टर एस, मिस्टर ए का फ्रेंड है मिस्टर एस, जो 2 लाख रुपए किसी चाइल्ड के ट्रीटमेंट के लिए डोनेट करने के लिए तैयार है। हु वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ऑन इमरजेंसी मिस्टर ए इनकर्ड ₹1.5 लाख ऑन ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। और इमरजेंसी के सिचुएशन में, मतलब बच्चे का ऑपरेशन हो सकता है कि 20 दिन बाद करना था, उसे इमरजेंसी था कि 2 दिन में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इसकी वजह से इसने 2 लाख रुपया देने के लिए बोला था। इसके वजह से मिस्टर ए बोला कि अभी उसका तो 2 लाख रुपया आने ही वाला है, तब तक मैं क्या कर देता हूँ, 1.5 लाख रुपीज अपने पास से इसमें ट्रीटमेंट पे खर्च कर देता हूँ। और इमरजेंसी में मिस्टर ए ने 1.5 लाख रुपीज उस चाइल्ड के ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च कर दिया। नाउ मिस्टर एस रिफ्यूज टू पे। मिस्टर एस बोला कि अब मैं ये मनी पेमेंट नहीं करूँगा। Whether Mr. A can claim ₹1.5 lakh from Mr. S with reference to the provision of Indian Contract Act 1872। क्या मिस्टर ए मिस्टर एस से ये 1.5 लाख रुपीज मांग सकता है, ठीक है। ये आपको बताना है बच्चे। देखो यहाँ पर क्या है, द जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क करने बोला था कि जो भी सेक्शन मैं जिस क्लास में डील करता हूँ उस सेक्शन को जाकर के दोबारा आपको पढ़ना है, मेन वाले स्टडी मटेरियल से, जिसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो आप क्या ऐसा कर रहे हो? अगर आप ऐसा करने लगोगे तो शायद आपका एग्जाम्स बच जाएगा। मैं ये क्वेश्चन आंसर समझा भी दूंगा, फिर भी आपने जिस तरीके को मैं फॉलो करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, वे ऑफ स्टडी, उसको अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? इससे बचने के लिए तरीका निकालो, जैसे बोला जा रहा है उसको फॉलो करो। सेक्शन 25 अगर आप पढ़ोगे तो जाके उसमें देखोगे आपको बताया गया है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, वॉइड होता है कोई भी। और इसमें एक्सेप्शनल रूल भी आपको बताए गए हैं यहीं पर, ठीक है। हाउएवर इफ द फॉलोइंग केस द एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड एंड इन्फोर्सिएबल। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी होता है तो वह क्या होता है, वैलिड होता है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शनल सिचुएशन आपको पढ़ाया गया है। उसी का एक्सेप्शन का एक पॉइंट था चैरिटी। आप में से ही किसी बच्चे से मैंने प्रीवियस क्लास में पूछा था और बताया था आप लोगों ने, चैरिटी। इफ अ प्रोमिसी अंडरटेक्स द लाइबिलिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ अ पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी। प्रोमिसी कौन था यहां पर, मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है, प्रोमिसी। इफ अ प्रोमिसी अंडरटेक्स द लाइबिलिटी, यानी प्रोमिसी कर्ज ले लेता है या कोई काम में पैसे खर्च कर देता है इस प्रॉमिस के बेसिस पे कि सामने वाला इसका चैरिटी का पैसा देगा, उसने प्रॉमिस किया है तो मैं इसी पैसे से सामने वाले के लाइबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? यहां पर मिस्टर एस ने जो प्रॉमिस किया था, मिस्टर एस इज प्रॉमिसर हियर, और उसकी जो प्रॉमिस थी वही क्या था, कंसिडरेशन था, ठीक है ना। वही क्या था, कंसिडरेशन था। So if a promisee undertake the liability on the promise of a person to contribute to charity, hence the contract shall be valid। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। और इस वजह से इन द गिवन केस, अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पर, इन द गिवन केस मिस्टर ए कैन क्लेम ₹1.5 लाख फ्रॉम मिस्टर एस। वह क्लेम कर सकता है और मिस्टर एस को देना भी पड़ेगा, बस इतना ही है। बहुत अगर वो खर्च जितना किया, जितना का लाइबिलिटी इनकर किया उतना का क्लेम करेगा। उससे प्रॉमिस किया था 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का भी वो क्लेम कर सकता है अगर 2 लाख रुपए खर्च कर देगा तो। लेकिन जितना वो लाइबिलिटी इनकर किया उतना का वो बिल्कुल वह क्लेम कर सकता है।
ठीक है, उसने प्रॉमिस तो 2 लाख का किया था, तो 2 लाख को भी वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103 का। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको बहुत बड़ा करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मिस्टर एल लेट आउट हिज रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर एम। मिस्टर एल जो कि एक लैंडलॉर्ड है, उसने अपने रेसिडेंशियल हाउस मिस्टर एम को 50,000 रुपीज पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर रेंट दे रहा है अपने रेसिडेंशियल हाउस को। अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय मिस्टर एल। रेंट एग्रीमेंट उनका ऐसा था कि जो लैंडलॉर्ड है, मिस्टर एल लैंडलॉर्ड है, वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करेगा। 50,000 रुपया रेंट ले रहा है, अब क्या जान ले लेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वही पेमेंट करेगा। ऐसा बात हो गया था इनका। आप भी अगर घर का भी एग्रीमेंट पे लेते हो तो आप पूछते हो ना, पीजी तो लेता है ना तुम लोग, पीजी में जाते समय तो पूछता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप देंगे कि हमको देना है, बात होता है ना ऐसा, बस वैसा ही बात है। फिर क्या होता है, बट मिस्टर एल कुड नॉट पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज अप टू 5 मंथ्स ड्यू टू हिज फाइनेंशियल हार्डशिप। मिस्टर एल 50,000 रुपया पर मंथ का रेंट ले रहा था, फिर भी फाइनेंशियल हार्डशिप उसको चल रहा था, इस वजह से उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं किया था। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेंट द नोटिस ऑफ डिसकनेक्शन इफ इट इज नॉट पेड विद इन अ वीक टाइम। 1 सप्ताह के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर पेमेंट नहीं हुआ तो क्या कर दिया जाएगा, डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। टू अवॉइड ऑल दिस मिस्टर एम पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। मिस्टर एम बोला कि मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना पड़ेगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा मुझे। मिस्टर एम ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दिया 50,000 विथ पेनल्टी के साथ। लेटर ऑन एल रिफ्यूज टू रिम्बर्स रुपीज 50,000, और बाद में एल ने वह 50,000 रुपया देने से मना कर दिया, बोला तुम क्यों इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, मैं तो नहीं दूंगा तुमको। एंड आर्ग्यूड दैट ही विल पेड बिल वॉलंटरली बिकॉज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। एंड आर्ग्यूड, उसने आर्ग्यू ये किया कि तुमने ये खुद के इच्छा से ये पेमेंट किया है, बिकॉज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट था। मतलब मैंने तुमको नहीं बोला था कि तुम पेमेंट करो, तुम अपने इच्छा से पेमेंट किया, तो तुम समझो मैं नहीं तुमको रिफंड करने वाला हूँ पैसा। ऐसे तो केसेस मार्केट में होते ही रहते हैं, समझ में आ रहा है ना। डिसाइड विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मिस्टर एम इज एंटाइटल्ड टू रिम्बर्स्ड बाय मिस्टर एल। क्या मिस्टर एम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो 50,000 रुपीज़ का पेमेंट किया था वो मिस्टर एल से रिम्बर्स करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। समझ रहे हो ना बच्चे आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोविजन को पहले समझेंगे। प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। If a person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay, जो दूसरा कोई according to law पेमेंट करने के लिए बाउंडेड है, लेकिन उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन उसका पेमेंट कर देता है, and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other, तब वो दूसरे से उसको रिम्बर्स करा सकता है, ऐसा सेक्शन 69 बोल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था पढ़ाते हुए समय कि एक दिन राम मंदिर में कुछ होटल वाले से खा लिया था, कृष्ण ने मार खा रहा था तो उसे मैंने पैसे दे करके बचाया था, समझ में आ रहा है ना। तो क्या मैं उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा था वहाँ पर कि मैं पैसा दे रहा हूँ बाद में मेरा दे देना, मैंने उसके बदले में क्या कर दिया था, रिम्बर्स कर दिया था, ऐसा मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, ठीक है। तो ये सेक्शन 69 है कि अगर कोई पर्सन, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, क्योंकि वह इंटरेस्टेड है उसका पेमेंट करने में, इंटरेस्टेड पार्टी है। इंटरेस्टेड पार्टी क्यों है, क्योंकि जिस घर का इलेक्ट्रिसिटी कटने वाला है उसी में वह खुद रहता है। ऐसा नहीं कि वह बाहर के किसी लोगों के लिए पेमेंट कर दे रहा है और फिर बोलेगा कि मेरे को रिम्बर्स करो, मैं तो तुम्हारे लिए पेमेंट किया हूँ। आप उसमें इंटरेस्टेड पार्टी हो, इंटरेस्टेड पार्टी मतलब रिलेटेड पार्टी हो, उससे आपका भी कनेक्शन है, फिर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप रिम्बर्स करा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, अनदर मतलब लैंडलॉर्ड यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बाउंडेड था, एंड हु देयरफॉर पेज इट, इसकी वजह से इंटरेस्टेड होने की वजह से वो पे करता है, इज इंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड बाय द अदर, तब वह दूसरे से रिम्बर्स कराने के लिए क्या है, उसके पास अधिकार है, इंटाइटलमेंट है इसका। सो इन द गिवन केस मिस्टर एम पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल टू अवॉइड द डिसकनेक्शन दैट वाज पेंडिंग ड्यू टू
Mr. L failure to fulfill his contractual obligation. मिस्टर एल अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो मिस्टर एल का मिस्टर एम के साथ कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें मिस्टर एल को इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना था कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग, एंड मिस्टर एल वाज नॉट एबल टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन ड्यू टाइम, सो दैट्स वाई मिस्टर एम उसका पेमेंट कर दे रहा है. हेंस मिस्टर एम इज इंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर एल. मिस्टर एल से वो ₹50,000 रिम्बर्स कराने का उसके पास अधिकार है, कराएगा. तो ऐसे सिचुएशन में वह क्या कर सकता है, उसके ऊपर केस फाइलिंग कर सकता है. वह नहीं रिम्बर्स करेगा तो केस फाइलिंग करके अपना मनी रिम्बर्स कराएगा. ठीक है, ये अधिकार उसके पास है. छोटे छोटे आंसर है ना, लेकिन क्वेश्चंस देखो कितना बड़ा. ये भी आपको 3 to 4 मार्क्स में मिनिमम देगा, इसके नीचे नहीं देगा. लेकिन आपको उस इंस्टेंट प्लेस पे आपको कनेक्शन तो सही लगाना होगा कि ये कौन सा सेक्शन के ऊपर बेस्ड हमें केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है. आपने सेक्शन 69 के जगह पे कुछ और सेक्शन डाल दिया या कुछ भी बातें बना के चले आए, तो इंस्टीट्यूट को तो चाहिए था ये बस 2 लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और आपने उसमें बहुत सारा चीज़ें भर दिया. पूरा नंबर दे देगा आपको. बोले जो पूछा था वो तो लिखे नहीं हो, बाहर का सब चीज़ लिख के आए हो, तो कोई नंबर नहीं देने वाला आपको. नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104. मिस्टर जे entered into an agreement with मिस्टर एस टू परचेज हिज हाउस फॉर ₹20 लाख. मिस्टर जे क्या करता है, मिस्टर जे entered into an agreement with मिस्टर एस टू परचेज हिज हाउस फॉर ₹20 लाख. 20 लाख रुपये में मिस्टर एस का हाउस परचेज करने के लिए एग्रीमेंट करता है. विदिन 3 months ही ऑल्सो पेड ₹50,000 एज टोकन मनी. टोकन मनी एडवांस के तौर पे मिस्टर जे ने मिस्टर एस को 50,000 रुपये का टोकन मनी देता है. इन द मीन वाइल in an anti-encroachment drive of the local administration, Mr. S house was demolished. जो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके मतलब होता ना इलीगल कंस्ट्रक्शंस के सर्वे चल रहे थे, उसमें इसका घर ऐसे ही कंस्ट्रक्शंस में आ गया और इसका मिस्टर एस का घर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले ने क्या कर दिया, तोड़ दिया. मतलब रास्ते वाले जगह पे आके घर बना लिया है, तोड़ दे इसको, तोड़ दिया उसका. सो व्हेन मिस्टर जे वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट, मिस्टर जे को इस खबर के बारे में पता चला, ही आस्क्ड फॉर द रिफंड ऑफ द टोकन मनी. उसने बोला मिस्टर एस को कि ये टोकन मनी मुझे क्या कर दो, रिफंड कर दो, क्योंकि अब तो तुम्हारा घर रहा नहीं. सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया, खत्म हो गया. कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या था, वह घर था जिसको खरीदने के लिए इसने 50,000 रुपीज का पेमेंट किया था. अब वह सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया, खत्म हो गया. Referring to the relevant provision of the Indian Contract Act 1872, state whether Mr. J is entitled to refund the amount paid. जो अमाउंट मिस्टर जे ने एडवांस दिया था, टोकन मनी के तौर पे दिया था, क्या वह उसे रिफंड करा पाएगा, ये आपको आंसर देना है. लेकिन आपको क्या करना होगा, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसको लिखना होगा. प्रोविजंस यहीं से बिगिन करना है आपको. According to section number 56 of Indian Contract Act 1872, an agreement to do an act impossible in itself is void. कोई impossible act करने का एग्रीमेंट अगर किया जा रहा है तो वह क्या होता है, void होता है. इसका भी एग्जांपल हमने आपको दिया है. मैजिक से ट्रेजर निकाल देना इम्पॉसिबल है, समझ मारा ना. जादू से एग्जाम पास करा देना, मरे हुए इंसान को मैजिक से जिंदा कर देना, ये सब क्या है. और इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट कोई पार्टी दूसरे पार्टी से करता है तो एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है. अब जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था वह सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है. देखो, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए किया जा रहा है वह क्या हो जाएगा, अपने आप में क्या है, वॉइड. कॉन्ट्रैक्ट टू डू आफ्टर बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल. कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल. और मैंने ऐसा भी आपको पढ़ाया है, मैंने वो सिप वाला एग्जांपल आपको बताया था, फॉरेन से आने वाला सिप, ठीक है ना. या फिर ऐसा भी कि ऐसा एक्टिविटी जो पहले एग्रीमेंट से पहले, कॉन्ट्रैक्ट से पहले लीगल था, सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया.
समझ में आ रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया. कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल. बाद में वो क्या हो गया? आइदर इम्पॉसिबल हो सकता है या अनलॉफुल हो सकता है. अनलॉफुल होने का मतलब मैंने वो एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, वाइन वाला एग्जाम्पल दिया था. नहीं पता कैसे रहेगा? पढ़ोगे तब ना. ठीक है, ऐसे कैसे नहीं दिया. हो सकता है कि अभी कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो अभी हमारे स्टेट में सेल हो रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद तब हमने एग्रीमेंट कर लिया था और अभी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया कि ये नहीं सेल किया जाएगा. तो अब क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया ना. बैंड हो गया मतलब क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया. समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, यहां पर भी आफ्टरवर्ड इम्पॉसिबल हो गया है ना, क्योंकि अब घर ही नहीं रहा. आफ्टरवर्ड क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया यहां पर. सो यहां पर अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल. कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट, किसी एक्ट को करने का कॉन्ट्रैक्ट जो बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया. और बाय द रीजन ऑफ सम इवेंट, और कुछ ऐसे इवेंट की वजह से इम्पॉसिबल हो गया, विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, जिसको प्रोमिसर रोक नहीं सकता था. जिसको प्रोमिसर मतलब यहां पर घर बेचने वाला कौन था? मिस्टर एस. ठीक है ना? मिस्टर एस, वो रोक नहीं सकता था. अनलॉफुल. और बाय द रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, जिसको प्रोमिसर रोक नहीं सकता था. या बाय द रीजन ऑफ द इवेंट विच इज अनलॉफुल, देन बिकम्स void when the act become impossible और unlawful. तब वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है? void हो जाता है. वह कॉन्ट्रैक्ट भी उसी टाइम क्या हो जाता है? void हो जाता है, क्योंकि अब वह इम्पॉसिबल हो गया है. आइदर इम्पॉसिबल हो गया या फिर अनलॉफुल हो गया है. अब एग्जाम्स में आपको दोनों ही वर्ड यूज करने होंगे, भले आपका क्वेश्चन इम्पॉसिबल वाला है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन द एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void, और जब भी सेक्शन 65 अब हमें बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट जब पता चलता है कि क्या हो गया है? void हो गया है. और बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट. अब मिस्टर एस ने यहां पर एडवांटेज लिया है 50,000 रुपए का, तो उसे क्या करना पड़ेगा? मिस्टर जे को रिस्टोर करना पड़ेगा, मतलब वापस लौटाना पड़ेगा. बात समझ में आ रहा है ना? ये सेक्शन 65 बोलता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void, कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ जो void हो गया. और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, और अगर कॉन्ट्रैक्ट void हो गया, देन एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में से कोई भी पर्सन, मार्केट का लोग थोड़े ना एडवांटेज लिया होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से ही कोई एडवांटेज लिया होगा. सो एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एडवांटेज लिया होगा, इज बाउंड टू रिस्टोर बैक इट, उसको रिस्टोर करेगा. और टू मेक अ कॉम्पनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड इट, उस पर्सन को कॉम्पनसेशन भी देगा जिससे वह रिसीव किया था इस मनी को. अब यहां पर हमारे क्वेश्चंस का जो फैक्ट ऑफ द केस है इसमें क्या है? इन द गिवन केस मिस्टर जे इंटर्ड into a contract with Mr. S to purchase his house for rupees 20 lakh with a token money of rupees 50,000. 50,000 का token money भी दे चुका था. The agreement included a condition that the sale would be completed within 3 months. और एग्रीमेंट क्या था? कि ये जो सेल का जो पूरा प्रोसेस है 3 महीने के अंदर अंदर मैं सारा रुपया आपको दे दूंगा. अच्छा, ऐसा कोई सब्जी बाजार है क्या प्रॉपर्टी खरीदना, कि ऐसे पूरा पैसा लेके गया और अभी बोला ऑनलाइन स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, तुरंत लेके चला आया प्रॉपर्टी खरीद के. प्रॉपर्टी जब आप कोई भी परचेज करते हो, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, फैक्ट्री हो, तो आप क्या करते हो? पहले एग्रीमेंट करते हो, एडवांस मनी देते हो, पहले तो आप समझते हो उसको, फिर आप धीरे धीरे पेमेंट जो रहता है 2 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप जितना भी स्टेप्स डिसाइड होता है उस स्टेप्स में पेमेंट करते हो, फिर आप वो प्रॉपर्टी अचीव करते हो. ऐसा ही होता है, नियम यही है. तो तुम लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है, घर में जाके पापा मम्मी से बात करो, प्रॉपर्टी खरीदा गया है रिसेंट के ईयर्स में आपके घर में, तो कैसे पेमेंट हुआ था पूछ लो एक बार. ठीक. द एग्रीमेंट इंक्लूडेड अ कंडीशन दैट द सेल वुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 months. एग्रीमेंट में पहले से लिखा हुआ था कि आज ये टोकन मनी 50,000 रुपया मैं दे रहा हूं और पूरा ये सेल कंप्लीट हो जाएगा कब?
3 मंथ्स में कंप्लीट कर लेंगे। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सेल, 3 मंथ्स के कंप्लीशन के पहले ही द हाउस वाज डेमोलाइज्ड। ये फैक्ट ऑफ द केस की ही बात है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वही मैं यहाँ पे रिपीट लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना पड़ेगा एग्जाम्स में। सो डेमोलाइज्ड हो गया बाय द लोकल अथॉरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। द इवेंट मेड इट पॉसिबल, और ये घटना डेमोलाइजेशन का जो इवेंट था ये इम्पॉसिबल कर दिया फॉर मिस्टर एस टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर जे एंड एग्रीड। जैसा कि एग्रीमेंट में एग्रीड हुआ था, अब मिस्टर एस के लिए मिस्टर जे को यह घर बेच पाना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए हुआ था वह सब्जेक्ट मैटर ही अब बचा नहीं इस दुनिया में। ठीक है, घर डेमोलाइज हो चुका है। सो कंक्लूजन क्या होगा? इन दिस सिचुएशन मिस्टर जे अपना मनी क्या करेगा? रिस्टोर कराएगा। मिस्टर जे इज रिक्वायर्ड टू रिफंड ₹50,000 टोकन मनी पेड टू मिस्टर एस एज द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द हाउस हैज बिकम void ड्यू टू डेमोलाइजेशन ऑफ द हाउस बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, and as a result of which it become impossible to sell the house on the part of the S. So Mr. J is required to refund ₹50,000 paid to Mr. S. वो उसे रिफंड मनी अपना रिस्टोर कराएगा और उसे कराने का इंटाइटलमेंट भी है, अधिकार भी है। तो इस तरीके से आपको आंसर को लिखना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। 2 बार 3 बार एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, रोज का एक टारगेट बनाओ। अभी से अगर मान लो आपके 50 दिन बाद एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 50 डेज, क्योंकि पहला दिन से तो क्वेश्चन आंसर नहीं करना स्टार्ट करोगे, पहले आप थ्योरीज को पढ़ोगे, समझोगे। 50 डेज भी अगर एग्जाम से रोज का आपने अगर 4 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लिया ना, तो कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे? 200। और 200 क्वेश्चन प्रिपेयर होने के बाद, और ऐसा भी है कि एक सेक्शंस के ऊपर रिपीटेड 3 बार 4 बार भी क्वेश्चंस आए हुए, तो आपको वो सेक्शंस तो पूरे ब्रेन के अंदर रहेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद फिर थियरीज को आप पढ़ते हो, समझते हो। कई जगह पे ऐसा भी एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाते हो प्रोविजंस, जो कि उससे अनदर रिलेटेड प्रोविजन भी होता है, तो आपका एग्जाम्स रुक जाएगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि एग्जाम्स रुक जाएगा 200 क्वेश्चंस करने के बाद डिफरेंट सेक्शंस पे। इधर मैं पूरे लॉ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक टारगेट करो डेली। आप चाहते हो कि मेरे को कोई बच्चा 4 करना चाहता है, मैं मिनिमम ये बोला करना पड़ेगा आपको। 4 क्वेश्चन करने के लिए कितने घंटे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? मिनिमम कितने घंटे लग जाते हैं आपके? मतलब अगर उसको सही से समझना फिर लिखना, अगर 2 बार लिखने की जरूरत पड़ी तो 2 बार लिखो, कितने घंटे चले जाएंगे? मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ना, तो आपका 2 घंटा काफ़ी है। 2 घंटा में हो जाएगा इतना। कितना भी बेवकूफ़ बच्चा होगा तो 2 घंटा में कर लेगा। अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट वाले, शार्प माइंड वाले तो 1 घंटे में निपटा देंगे उसको। तो 2 घंटा अगर आप रोज इसको दे देते हो अपना, तो जो बच्चा को लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है लॉ कर पाना, इतना सारा इंग्लिश, इतने सारे प्रोविजन कैसे मैं कर पाऊंगा, वो भी कर पाएगा। लेकिन आपको ये सिनारियो पहले से तैयार करना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम के वीक में जाके बोलोगे कि ये कर लेंगे तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, एकदम इम्पॉसिबल सा। लिख के रख लो, नहीं पास कर सकते। तो वो तरीका को फॉलो करो। अभी इसी वीक में तुम लोगों का वो राइटिंग टेस्ट होने वाला है, जब भी हो जाए इसी वीक में होगा। ठीक है, देख लो। अगले क्वेश्चंस की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अगले क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ बच्चे। ये क्वेश्चन तो हो चुका है ना? ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है ऑलरेडी। मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है, पिछले क्लास में ही कराया था। ठीक है, चलो हम लोग सीरियल वाइज चलते हैं। मिस्टर चेतन, ये तो हो गया, वो मैंने मार्क कर दिया, तुम लोग भी मार्क कर लेना। वो हो गया मतलब हो गया। रमा डायरेक्ट्स श्याम टू सेल लैपटॉप फॉर हिम। रमा डायरेक्ट्स श्याम टू सेल लैपटॉप फॉर हिम एंड एग्रीज टू गिव श्याम 11% कमीशन ऑन द सेल प्राइस फिक्स्ड बाय रमा फॉर ईच लैपटॉप। रमा डायरेक्ट श्याम टू सेल लैपटॉप्स फॉर हिम। रमा ने श्याम को बोला कि तुम मेरा लैपटॉप बेचने का काम करो, एंड एग्रीज टू गिव श्याम 11% का कमीशन मैं तुमको दूंगा यहाँ पर ऑन द सेल प्राइस फिक्स्ड बाय रमा फॉर ईच लैपटॉप। मैं जो सेल प्राइस फिक्स करूँगा
मेरी बात समझ में आ रहा है ना? जो मैं सेल प्राइस फिक्स करूंगा उसके ऊपर क्या मिलेगा तुमको, उसके ऊपर 11% का मैं कमीशन दूंगा। मतलब हो सकता है ना कोई कस्टमर आएगा उससे डिस्काउंट मांगेगा, कुछ डिस्काउंट करके उसको बेचना पड़े, तो भी 11% का कमीशन तो मिलेगा तुमको। एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, बोला कि लैपटॉप अब इंपोर्ट नहीं होगा, जो भी इंडिया में लैपटॉप बनेगा उसे ही बस खरीदा बेचा जा सकता है, इंपोर्ट नहीं होगा। रमा थॉट्स दैट द प्राइस ऑफ लैपटॉप माइट गो अप इन द नियर फ्यूचर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे लैपटॉप के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया, रमा जो कि सेलर है, इतने साल से बिजनेस कर रहा है लैपटॉप का, उसको ये आइडिया आ गया दिमाग में कि लैपटॉप का प्राइस तो मार्केट में बढ़ने वाला है इन द नियर फ्यूचर, एंड ही रिवोक्स श्याम्स ऑथोरिटी फॉर एनी फर्दर सेल। और उसने क्या कर दिया, श्याम के ऑथोरिटी को कैंसिल कर दिया। बोला कि देखो अब से मैं तुमको सेल्स के ऊपर कोई भी कमीशन नहीं दूंगा, सेल करना है करो, नहीं करना है तो तुम अपने घर जा सकते हो। रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया इस ऑथोरिटी को जो उसको एग्रीमेंट कर रखा था। श्याम बिफोर रिसीविंग द लेटर एट हिज एंड सोल्ड 5 लैपटॉप एट द प्राइस फिक्स्ड बाय रमा। ये जो उसने जो लेटर भेजा ऑथोरिटी कैंसिल करने का, वो लेटर को रिसीव करने से पहले, उस लेटर को रिसीव करने से पहले श्याम ने 5 लैपटॉप बेच दिया था, जिसका प्राइस रमा ने ही फिक्स किया था। और इसी एग्रीमेंट में ये लोग काम भी कर रहे थे कि रमा जो प्राइस फिक्स करेगा उसी प्राइस पे मैं लैपटॉप बेचूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा, सेल्स प्राइस के ऊपर 11% का कमीशन मिलेगा। यहाँ पर फिर क्या हुआ, श्याम आस्क्ड फॉर 11% कमीशन ऑन द सेल ऑफ 5 लैपटॉप फॉर 1 लाख ईच। बोला कि मेरे को 5 लाख रुपया के ऊपर 11% कमीशन दे दो, क्योंकि मैंने 5 लैपटॉप आपका 1-1 लाख रुपया करके बेचा है, और ये रिवोकेशन का जो ऑथोरिटी रिवोकेशन का लेटर मिलने से पहले मैंने ऐसा किया है। एक्सप्लेन अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेदर द सेल ऑफ लैपटॉप आफ्टर रिवोकिंग श्याम्स ऑथोरिटी इज बाइंडिंग ऑन रमा। देखो, वेदर सेल ऑफ लैपटॉप आफ्टर रिवोकिंग श्याम्स ऑथोरिटी इज बाइंडिंग ऑन रमा, वेदर द श्याम विल बी एबल टू रिकवर हिज कमीशन फ्रॉम रमा, इफ यस, अगर ऐसा कर पाएगा, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सच कमीशन, कमीशन का अमाउंट क्या होगा ये भी बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है ना केस स्टडीज बेस्ड, इधर मैं एग्जाम्स लूँगा तब भी, या आप अपने से घर में प्रैक्टिस करो तब भी, क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं करना है। एग्जाम्स हॉल में भी जल्दीबाजी नहीं करना है, मतलब ये नहीं कि मतलब 50 नंबर का लिख के टाइम खत्म करा लो, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है, एक स्पीड भी मेंटेन करना है, लेकिन समझदारी के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर गया तो आप प्रोविजन भी गलती लिखने वाले हो, और प्रोविजन गलती लिखोगे तो मार्क्स भी आपको गलत मिलने वाला है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी सेक्शन अभी तक तुम लोग पढ़े नहीं हो। सेक्शन कितना नंबर है ये, 208, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ इसको। देखो क्या है, व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी, ये एजेंसी चैप्टर में, एजेंसी बोल के आपका सबसे आखिरी चैप्टर है एजेंसी, एजेंसी चैप्टर स्टडी मैट अगर आपके पास है तो आप ओपन करके देख सकते हो। व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी टेक इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पर्सन्स, ये सेक्शन 208 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में है। द टर्मिनेशन ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम। जब तक इसके नॉलेज में आने से पहले ये टर्मिनेशन ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट इफेक्ट में नहीं आता है। यानी जब उसको लेटर मिला उसके बाद अगर वह लैपटॉप बेचेगा तो उसके ऊपर कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से लेटर मिलने के बाद से क्या हो जाएगा, ये जो टर्मिनेशन की ऑथोरिटी है वह क्या हो जाएगी, ऑथोरिटी मतलब ऑथोरिटी जो उसके पास है एजेंट के पास, वह टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन ऑथोरिटी टर्मिनेट होने का लेटर मिलने से पहले वह इफेक्ट में रहेगा। ठीक है, अभी देखो यहां पर फिर से, द टर्मिनेशन ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट टेक इफेक्ट, ये लाइन को अभी मैं स्किप कर रहा हूं, ध्यान देना, डज नॉट टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम, हिम मतलब एजेंट। सो फॉर एज रिगार्ड द एजेंट, ये एजेंट के रिगार्ड में बात हो रहा है,
और सो फार एज रिगार्ड थर्ड पर्सन, दोनों के रिगार्ड में है। देखो, द टर्मिनेशन ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड द एजेंट टेक इफेक्ट, मतलब एजेंट के लिए वह इफेक्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसे टर्मिनेशन का जो लेटर है रिसीव नहीं हुआ है। और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में सो फार एज रिगार्ड थर्ड पर्सन बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम। थर्ड पार्टी मतलब जब तक थर्ड पार्टी को इस बात की पता नहीं चला है कि अब इसके पास लैपटॉप को कमीशन पे बेचने का अथॉरिटी नहीं है। इन द गिवन केस, हमारे जो केस में है इसमें क्या है, revocation of the Syam's authority becomes effective only when it is communicated to and received by Syam। ये तभी इफेक्टिव होगा जब ऑथोरिटी को रिवोक करने का लेटर श्याम के पास पहुंच जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा एंड श्याम उसको रिसीव कर लेगा, अपने नॉलेज में डाल लेगा तब। सिंस श्याम हैड नॉट रिसीव्ड द रिवोकेशन लेटर एट द टाइम ऑफ द सेलिंग द लैपटॉप, श्याम जो 5 लैपटॉप सेल किया है उस टाइम तक श्याम के पास किसी भी तरह का रिवोकेशन, ऑथोरिटी को रिवोक करने का लेटर नहीं मिला था। हिज ऑथोरिटी टू सेल ऑन बिहाफ ऑफ रमा वाज स्टिल वैलिड, एंड इसकी वजह से रमा के बिहाफ पे फिक्स्ड प्राइस पे लैपटॉप को बेचने का जो अथॉरिटी था वह वैलिड था, उस टाइम तक वैलिड था। हेंस द सेल ऑफ लैपटॉप कंडक्टेड बाय श्याम इज बाइंडिंग ऑन रमा। श्याम के तरफ से जो लैपटॉप सेल किया गया है उसका जो सेल ऑफ लैपटॉप कंडक्ट किया गया है श्याम का, वह रमा के ऊपर बाइंडेड होगा, यानी रमा को उसका कमीशन पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है श्याम इज इंटाइटल टू रिसीव हिज कमीशन, क्योंकि यहाँ पे बात पता चल गया कि उसे कमीशन मिलेगा। फॉर द सेल मेड वाइल ही स्टिल हैड द ऑथोरिटी टू सेल, क्योंकि वो कमीशन उसे क्यों मिलेगा, बिकॉज ही वाज स्टिल इन द ऑथोरिटी एट द टाइम ऑफ सेलिंग द लैपटॉप। लैपटॉप के सेल करने के टाइम उसके पास अभी भी क्या था, ऑथोरिटी अवेलेबल था, बिकॉज ही डिड नॉट रिसीव द लेटर ऑफ रेवोकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ रमा ऑन एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ लैपटॉप। Since he sold the laptop before receiving the revocation letter, and he is entitled to receive his commission as per the initial agreement with the Rama। रमा के साथ जो उसका इनिशियल एग्रीमेंट चल रहा है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वह कमीशन अपना रिसीव करने के लिए क्या है, इंटाइटल्ड है, उसे मिलेगा कमीशन। अमाउंट ऑफ कमीशन कितना होगा, एक लैपटॉप का दाम है 1 लाख, 5 लैपटॉप का 5 लाख, 5 लाख का 11% 55,000। So amount of commission, Syam sold 5 laptop at fixed price, at the price fixed by Rama, which is rupees 1 lakh each. So the total selling price will be rupees 5 lakh and the amount of commission will be, ऐसे कैलकुलेट करके दिखा दोगे, 5 lakhs का 11% इक्वल टू रुपीज 55,000। 55,000 का इसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन है। हम लोगों ने आज भी 5 क्वेश्चन किया है और एक तो पहले से किया हुआ है। इन क्वेश्चंस को आज तैयार करो तुम लोग, और इसके बाद हम लोग इसी वीक में एक दिन आपका राइटिंग प्रैक्टिस कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।